दोस्तों बायोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन में फंजाई चैप्टर की तीसरी सीरीज है। इसमें आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण सवालों का हल सहित पूरा विस्तार भी देखेंगे। एक बार फिर से बता दें दोस्तों आपको, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी सवाल का उत्तर बताने के साथ साथ हम उसका कंसेप्ट भी बताते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसमें जो देखिए पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसमें पूछा गया है मटर में यानी कि पी में जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है यानी कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी एक डिजीज है, इसमें पीले भूरे रंग के बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। तो वह मटर के पौधे पर किस भाग में दिखाई देते हैं ये धब्बे? तो पहला इसमें विकल्प है फली पर, दूसरा फूल पर, तीसरा पत्रक तथा निपत्र के दोनों सतहों पर यानी कि बोथ द सरफेस ऑफ लीफलेट्स एंड स्टिप्यूल्स, और चौथा विकल्प है पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर यानी अपर सरफेस ऑफ लीफलेट्स एंड स्टिप्यूल्स। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें चौथा विकल्प सही है। भले इसका नाम डाउनी मिल्ड्यू है लेकिन इसमें जो धब्बे बनते हैं वह पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर बनते हैं, यह बात आप याद रखेंगे। अब पत्रक और निपत्र क्या है यानी कि लीफलेट और स्टिप्यूल्स क्या है इसे समझ लीजिए। जैसे देखिए यह मटर का पौधा है तो यहाँ से इसका पेटियोल निकलता है दोनों तरफ, और पेटियोल पर इस तरह से मटर की पत्तियां होती हैं और इन पत्तियों को क्या कहते हैं? लीफलेट बोलते हैं। यहाँ इस तरह से टेंड्रिल निकला रहता है, टेंड्रिल, और इसे क्या कहते हैं? लीफलेट कहते हैं। ये लीफलेट है यानी कि पत्रक है। और निपत्र क्या है? तो जहां से ये देखिए पेटियोल निकला हुआ है, ये पेटियोल, इस पेटियोल के दोनों तरफ नीचे इस तरह से पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, नीचे पत्ती पाई जाती है, इसलिए निपत्र कहते हैं। नीचे पाया जा रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? निपत्र कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर इसे क्या कहेंगे? स्टिप्यूल कहेंगे। और ये जो पत्ते जैसी संरचना इसको क्या कहेंगे? तो लीफलेट कहेंगे या फिर पत्रक बोलते हैं। और ये स्प्रिंग की तरह से जो संरचना इसको बोलते हैं टेंड्रिल, इसे टेंड्रिल बोलते हैं। तो आप क्लियर समझ गए कि जो मटर में यह बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू, इसमें पीले भूरे रंग के बिखरे हुए धब्बे पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं यानी कि चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोएसेस में प्रयुक्त होता है? मतलब कौन सा ऐसा कवक है जो कॉपर की थोड़ी सी मात्रा को भी पहचान लेता है और बायोएसेस में प्रयुक्त होता है? बायोएसेस का मतलब क्या होता है? जैव परख। बायोएसेस को क्या कहते हैं? जैव परख कहते हैं। तो इसमें देखिए 4 विकल्प है। पहला है पेनिसिलियम नोटेटम, दूसरा है सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी, और तीसरा विकल्प है एस्परजिलस नाइगर, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो होता है यह कॉपर की थोड़ी सी भी मात्रा अगर मिट्टी में है तो उसे पहचान लेता है और खुद के अंदर अवशोषित करके मिट्टी को प्रदूषणहीन बनाता है। यानी जो मिट्टी के अंदर प्रदूषण के रूप में कॉपर की मात्रा है उसे खुद के अंदर एब्जॉर्ब करके और मिट्टी को प्रदूषणहीन बनाता है। तो इसमें एस्परजिलस नाइगर जो कवक है यह कॉपर की थोड़ी सी भी मात्रा को पहचान लेता है और बायोएसेस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में किया जाता है? पूछा जा रहा है कि नीचे जो कुछ पदार्थ दिए गए हैं इसमें से किस पदार्थ का उपयोग कवकों से होने वाली बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी उस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? तो पहला है मैलाथियान, दूसरा है फ्यूराडान, तीसरा है डीडीटी और चौथा है बारडियक्स मिश्रण यानी कि बारडियक्स मिक्सचर। तो दोस्तों आपको बता दें चौथा विकल्प सही है। बारडियक्स मिक्सचर जो है वह कवकों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि कवकों से होने वाली बीमारी को रोका जाता है किससे? बारडियक्स मिक्सचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? यानी नीचे कुछ कवक के नाम दिए गए हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवक खाया जाता है? तो पहला है एमेनिटा मस्केरिया,
और दूसरा है स्क्लेरोडर्मा निटिडम और तीसरा है मार्केला एस्क्युलेंटा और चौथा है सिम्बलम फ्रेगमोइडिस। तो आपको बता दें तीसरा विकल्प सही है, मार्केला जो फंजाई है मार्केला एस्क्युलेंटा, इसे खाया जाता है। इसे आप इस बात से याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए केला लिखा हुआ है, केला खाया जाता है, तो मार्केला एक फंजाई है, इसे भी खाया जाता है। बाकी इसके अलावा मशरूम वगैरह भी खाया जाता है, जबकि नीचे यहाँ पर जो दिया गया है 4 फंजाई का नाम, उसमें से मार्केला को खाया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरी फार्म कोनिडिया पाए जाते हैं, यानी कि मूरी फार्म कोनिडिया किस में पाए जाते हैं? तो पहला है अल्टरनेरिया में, दूसरा राइजोपस में, तीसरा एगरिकस में, चौथा एस्परजिलस में। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया में मूरी फार्म कोनिडिया पाए जाते हैं। मूरी फार्म कोनिडिया एक मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय कोनिडिया है और यह सेप्टेट भी होती है। यह कोनिडिया मल्टी सेलुलर इस तरह से होती है, बहुकोशिकीय कोनिडिया है और सेप्टेट भी होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है अल्टरनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। नीचे कुछ फंजाई के समूह दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस समूह में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन। तो पहला है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज में और तीसरा है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, चौथा है सभी कवकों में। तो यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प सही है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यह लगभग हर साल एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया, यानी कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन को पृथक किया गया? पहला है लीवेनहॉक द्वारा, दूसरा है वॉक्समैन द्वारा, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, चौथा है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुई थी और सबसे पहले इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा प्राप्त की गई थी। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से पेनिसिलिन को प्राप्त किया था। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि यह सबसे पहली खोजी जाने वाली या प्राप्त हुई एंटीबायोटिक्स है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं किया था। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो यहाँ पर दिया गया है दूसरे विकल्प में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पेनिसिलियम को सबसे पहले किसने खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इसमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो पहला है जीवाणु, दूसरा है शैवाल, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया और शैवाल का मतलब एल्गी, कवक का मतलब फंजाई, सैक का मतलब लाइकेन। पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन इसमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो आपको बता दें पेनिसिलिन कवक के द्वारा प्राप्त होती है। और किस कवक से प्राप्त होती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस कवक के स्क्लेरोसियम या स्क्लेरोटियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? पूछा जा रहा है किस कवक के स्क्लेरोटियम के अंकुरण से एपोथीसियम प्राप्त होता है या एपोथीसियम का निर्माण होता है? तो आपको बता दें पहला विकल्प इसमें दिया गया है क्लेविसेप्स, दूसरा है स्क्लेरोसियम या स्क्लेरोटियम, तीसरा विकल्प है स्डीरोसिनिया या फिर स्डीरोटिनिया और चौथा विकल्प है राइजोक्टोनिया। तो यहाँ पर चौथा विकल्प है राइजोक्टोनिया, जो फंजाई है, जो कवक है, इसके स्क्लेरोटियम से या स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है। अब आपको बता दें कि इस फंजाई के अंदर स्क्लेरोसियम क्या है? तो स्क्लेरोसियम फंजाई की एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जो विपरीत दशा के अंदर अपने आप को सुरक्षित रख सकती है और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर यानी कि अच्छी दशा आने पर इसी के अंदर अंकुरण होता है और अंकुरण होने के बाद इसमें एपोथीसिया का निर्माण होता है।
एपोथीसिया क्या है? तो एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है। जिस तरह से आप मशरूम या फिर कुकुरमुत्ता में देखे होंगे ऊपर इस तरह की छतरी जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, तो इसे भी फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जबकि इसके फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प कहते हैं। उसी तरह से एपोथीसिया भी एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है जो स्क्लेरोसिया के अंकुरण के द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्लियर हो गए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रश्न में पूछना चाहिए था कि कप के समान आकृति वाली फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं। खैर आप इस क्वेश्चन को जानते रहिए। यहाँ पर पूछ दिया गया है कि कप के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है क्लिस्टोथीसियम, दूसरा है एपोथीसियम, तीसरा है पेरीथीसियम और चौथा है स्यूडोथीसियम। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा विकल्प सही है, एपोथीसियम। अगर कप के समान फ्रूटिंग बॉडी है तो उसको एपोथीसियम कहेंगे, लेकिन अगर गोल या फिर राउंडेड फ्रूटिंग बॉडी है तो उसे क्या कहेंगे? क्लिस्टोथीसियम कहेंगे। और अगर फ्लस्क की तरह से फ्रूटिंग बॉडी है तो उसे पेरीथीसियम कहेंगे। इन सब बातों को आप याद रखेंगे। घुमा फिरा कर किसी के लिए भी सवाल पूछ सकता है, जैसे अभी कप के समान पूछ दिया तो ऐसे अगले साल अब क्लिस्टोथीसिया के बारे में पूछ सकता है, यानी कि राउंडेड या फिर गोल आकार की फ्रूटिंग बॉडी है तो क्या कहेंगे। फिर या ऐसे पूछ सकता है कि फ्लस्क के आकार की अगर फ्रूटिंग बॉडी है तो क्या कहेंगे। इस तरह से सवाल को बदला जा सकता है। तो आप तीनों याद रखिए तभी आप क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। शाखित कोनिडियोफोर किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि कोनिडियोफोर क्या है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर और इसी पर कोनिडिया उगते हैं, यानी कोनिडियोफोर पर ही कोनिडिया उगते हैं। फंजाई के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर है और इसी कोनिडियोफोर पर कोनिडिया निकलते हैं। कोनिडिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आप यह भी जानते रहिए, इससे प्रजनन होता है फंजाई में। तो पूछा जा रहा है कि किसमें कोनिडियोफोर शाखित होते हैं यानी ब्रांच्ड होते हैं। तो पहला है पेनिसिलियम में, दूसरा है राइजोपस में, तीसरा है अस्टिलागो में और चौथा है सैक्रोमाइसेस में। तो आपको बता दें पेनिसिलियम में जो कोनिडियोफोर होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं यानी कि शाखित होते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 फंजाई के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया अकर इन किसमें होता है। तो पहला है ईस्ट में, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास में, तीसरा पेनिसिलियम में, चौथा इन सभी में। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। तो यहाँ विकल्प में दिया गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज, दूसरा विकल्प दिया गया है फाइकोमाइसिटीज, तीसरा है एस्कोमाइसिटीज और चौथा है बेसिडियोमाइसिटीज। तो दोस्तों आपको बता दें बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्लैंप कनेक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे पहले साइटोगैमी होती है और इसके बाद फिर कैरियोगैमी होती है। इसी दौरान बनता है क्लैंप कनेक्शन, किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज समूह के अंदर। जब आप एगारिकस में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आप क्लैंप कनेक्शन अच्छे से समझ जाएंगे। थोड़ा लंबी प्रक्रिया है तभी आप क्लियर हो पाएंगे। बाकी आप जानते रहिए कि रिप्रोडक्शन के दौरान ही क्लैंप कनेक्शन बनता है और किसमें बनता है? तो बेसिडियोमाइसिटीज में बनता है और इसके अंदर का कैंडिडेट है एगारिकस यानी मशरूम या फिर कुकुरमुत्ता कह सकते हैं। इसमें जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो क्लैंप कनेक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवक समूहों में किसके पट्टयुक्त कवक तंतु होते हैं। देखिए इसे आप इंग्लिश में समझेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैज, मतलब कौन से ऐसे फंगल ग्रुप हैं नीचे जो दिए गए हैं उसमें से जिसके पास हैज मतलब जिसके पास सेप्टेट हाइफी पाई जाती हैं एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी 2 शर्तें पूछा है कि किसमें सेप्टेट हाइफी भी पाए जाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो पहला है बेसिडियोमाइकोटिना, दूसरा है जाइगोमाइकोटिना और तीसरा है काइट्रिड्स और चौथा है ग्लोमेरोमाइकोटा। तो आपको बता दें इसमें जो पहला विकल्प है वो सही है। बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर
सेप्टेट हाइफा पाया जाता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बडिंग, कोनिडिया और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब हाइफा क्या होता है, तो जो कवक तंतु होते हैं या कवक सूत्र होते हैं, एक तरह समझिए जो कवक की शाखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। तो अगर एक शाखा है तो हाइफा कहेंगे और ऐसे ऐसे कई शाखाएं मिलकर के अगर जाल बना ली हैं तो इसे क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। अब बात आती है कि सेप्टेट और एसेप्टेट क्या होते हैं। तो दो हाइफा मैं बना रहा हूं, देखिए एक हाइफा ये मैंने बना दिया और एक हाइफा ये मैंने बना दिया। हाइफा क्या है, तो फंजाई का पौधा है या फंजाई की जो ब्रांच है या उसका सूत्र है। तो अगर इस तरह के हाइफा में, यहाँ जो हाइफा है इसमें इस तरह के अगर सेप्टा पाए जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफा। और इसमें आप देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई सेप्टा नहीं है, जिसको एसेप्टेट हाइफा बोलेंगे। तो बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर सेप्टेट हाइफा पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं सेप्टेट हाइफा है। तो क्लियर हो गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंगल सेल लेग्स। यहाँ पर यह कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्प में फंगल सेल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है। तो चार विकल्पों में चार कोशिकांगों का नाम दिया गया है। पहला कोशिकांग है राइबोसोम्स, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा है ऑल ऑफ दीज। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांग में से कौन सा कोशिकांग फंगल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। लेग्स का मतलब किसकी कमी होती है। तो पहला है राइबोसोम, यह तो पाया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यही जो है फंगल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर, जबकि फंजाई एक तरह से प्लांट सेल है, इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जगह पर डिक्टियोसोम पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल के अंदर नहीं पाई जाती है। तो फंगल सेल भी एक तरह की प्लांट सेल है, इसके अंदर भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी कि नीचे जो विकल्प दिया गया है उसमें से किससे कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी कि जो फंगल सेल वॉल होती है, फंजाई की सेल वॉल होती है, वह किसकी बनी होती है इन विकल्पों में से। तो पहला है लिग्निन की, दूसरा है सुबेरिन की, तीसरा है काइटिन की, चौथा है क्यूटिन की। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, यानी कि फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया। तो पहला है ब्लैक्सली, दूसरा है स्पैरो, तीसरा है सरकाडो और चौथा है हाफमैन। तो आपको बता दें इसमें हाफमैन द्वारा सबसे पहले क्लैंप कनेक्शन देखा गया था। यहाँ पर डी वाला यानी कि चौथा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सभी सवालों का पूरा विस्तार और उसका उत्तर भी अच्छे से समझ पाए होंगे। कमेंट करके बताइए कि आप कितने सवाल मेरे बिना बताए भी हल कर सकते थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।